Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic operation, its meaning, essentials and acts. तो पहले हम डिस्कस करेंगे about the concept of operation. The word operation in common parlance refers to a situation or an act or instance of oppressing or subjecting to cruel or unjust imposition or restraint. अगर कॉमन लैंग्वेज की बात करी जाए तो ऑपरेशन का मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन से है या उस पर्टिकुलर एक्ट से है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑप्रेस करने की एफर्ट्स किए जाते हैं या फिर उसके प्रति आप बहुत क्रूअल हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, आप उसके लिए अनजस्ट हो जाते हैं, यू आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हम इसको ऑपरेशन का नाम देते हैं। लॉर्ड कीथ के अकॉर्डिंग कंपनी लॉ से रिलेटेड टर्म है ये ऑपरेशन। तो जब कंपनी लॉ की बात की जाती है तो उसमें ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कीथ ने एक डेफिनेशन दी है। ऑपरेशन मीन्स लैक ऑफ मोरलिटी एंड फेयर डीलिंग्स इन द अफेयर ऑफ द कंपनी विच मे बी प्रेजुडिशियल टू सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि ऑपरेशन का मतलब है कंपनी के अंदर जो अफेयर्स हैं उनको इस तरीके से डील किया जा रहा है जिसमें मोरलिटी और फेयरनेस की कमी है और जिसकी वजह से जो कंपनी के कुछ मेंबर्स हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट में जा रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर एक्ट को ऑपरेशन का नाम देते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन अ कंपनी व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर विच इज हार्श और टायरेनिकल और अनफेयर और प्रेजुडिशियल or oppressive to any or some of the members or to public interest or to the interest of the company। यानी कि किसी भी कंपनी में जब कंपनी के अफेयर्स को इस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है जिससे कि जो उसका अफेयर है, जो उसकी डीलिंग है वो बहुत हार्श है, टायरेनिकल है, अनफेयर है, प्रेजुडिशियल है या फिर ऑपरेसिव है, यानी कि जो दूसरे सब्जेक्ट है, दूसरे मेंबर्स है कंपनी के अंदर या जो पब्लिक इंटरेस्ट है या कंपनी का इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में जा रही हैं अगर वो पॉलिसीज़, वो एक्शंस, तो हम इसे ऑपरेशन का नाम देते हैं। दैट इज़ क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ ऑपरेशन। पहला एसेंशियल है मतलब कौन कौन से एक्ट हैं जिनकी वजह से हम कहेंगे कि ऑपरेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली बात है इसके अंदर any conduct of the affairs of the company which is prejudicial to any member or some members of the company or to the public interest is said to be oppressive। यानी कि कंपनी के किसी भी अफेयर को इस तरह से कंडक्ट किया रहा है जो कि किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के लिए या कंपनी के सारे कुछ मेंबर्स के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है, तो हम ऐसे कंडक्ट ऑफ अफेयर को ऑपरेसिव कहेंगे। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर ऐसा जो भी एक्ट है या कंडक्ट है वो अनजस्ट या फिर टायरेनिकल या फिर हार्श या बर्डनसम होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर लाई है तो ऐसे एक्ट को हम ऑपरेसिव एक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा पॉइंट है इसके रेफरेंस में सच एक्ट और कंडक्ट वायलेट्स द कंडीशन ऑफ फेयर प्ले। भाई जब एक कंपनी अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है तो उसके अंदर हर एक चीज़ फेयर होनी चाहिए। जितने भी बिजनेसेस ट्रांजेक्ट किए जा रहे हैं दे मस्ट बी ट्रांजेक्टेड इन अ फेयर वे। लेकिन अगर कहीं फेयर प्ले की कंडीशंस का वायलेशन किया जा रहा है तो हम कहेंगे देयर इज अ ऑपरेशन गोइंग ऑन इन द कंपनी। कंपनी के अंदर क्या होता है कि जब शेयर होल्डर्स के प्रोप्राइटरी राइट के मेंबर को लेकर एक फेयर डीलिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा होता है तो हम उस कंडीशन को ऑपरेसिव कंडीशन की कैटेगरी में रखते हैं। अगले बात करते हैं पॉइंट की एनी कंडक्ट और एक्ट अटेम्प्टेड ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन मे बी ऑपरेसिव इफ इट्स इफेक्ट आर ऑफ अ कंटिन्यूइंग नेचर एंड द मेंबर कंसर्न्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर ऑल द टाइम टू कम इन फ्यूचर। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर ओकेजन पर अगर कोई भी कंडक्ट या एक्ट इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है जो कि ऑपरेसिव है और जो उसका इफेक्ट है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, यानी जिस पर्टिकुलर मेंबर की बात कर रहे हैं उस कंसर्न मेंबर पर उसका इफेक्ट
कॉन्टिन्यूस बेसिस पर पड़ रहा है और उसकी वजह से जो उसके राइट्स और प्रिविलेजेस हैं उन पर उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर उसे हम ऑपरेसिव एक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन इज अ फिनोमेना which has to be inferred from facts and circumstances of the case by examining impact of the act on complaining member। यानी अगर कोई मेंबर कंप्लेन करता है कि कंपनी के अंदर ऑपरेसिव एक्ट को फॉलो किया जा रहा है, तो फिर जो भी फैक्ट्स हैं और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उस केस के, उनके इम्पैक्ट को एग्जामिन करते हुए ही ये डिसाइड किया जाएगा कि वो फिनोमेना ऑपरेसिव है या नहीं है। इसके साथ साथ अगर ऑपरेसिव कंडीशन लाई कर रही है तो फिर जो मोटिव है ऑपरेशन का वो इमटेरियल होना चाहिए। पेक्यूलियरी बेनिफिट्स को गेन करने के लिए ऑपरेसिवनेस का एक एक्सक्यूज मेंबर्स के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अ मेंबर कैन कंप्लेन ऑफ ऑपरेशन ओनली इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर एंड नॉट इन हिज कैपेसिटी एज डायरेक्टर और क्रिएटर। यानी कि कंपनी के अंदर कोई भी क्रिएटर है या फिर कोई भी डायरेक्टर है, वो ऑपरेशन के रिगार्डिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करा सकता, फाइल नहीं कर सकता, बल्कि एक मेंबर की कैपेसिटी के बेसिस पर ही ऑपरेशन की कंप्लेंट को फाइल करा सकता है। इसके साथ साथ दो रेमेडीज़ रहती हैं ऑपरेशन के अगेंस्ट में, वो केवल माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल है। यानी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ही रेमेडीज अवेलेबल है। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑपरेशन की कंप्लेंट लेके आते हैं तो उनके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऑपरेशन या ऑपरेसिव कंडीशंस क्रिएट होती हैं किसके लिए? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज द एनी मेंबर हु अलेजेस ऑपरेसिव कंडक्ट और एक्ट मस्ट प्रूव द फॉलोइंग। कोई मेंबर है, अगर वो कोई ऑपरेसिव कंडक्ट को अलेज करता है तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि वो अगर ये कह रहा है कि ऑपरेसिव कंडीशंस फॉलो की जा रही हैं कंपनी के अंदर, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स उसे प्रूफ करने होंगे। सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा? द अलेज्ड एक्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि वो एक्ट जो ऑपरेशन के अंतर्गत फॉलो किया जा रहा है, पहले तो उस एक्ट को डिफाइन करना होगा। उसके बाद आपको उसको बताना होगा कि उस एक्ट ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करने वाला पर्सन कौन है, उस पर्सन का नाम बताना होगा। फिर ये बताना होगा कि वो एक्ट किस तरीके से ऑपरेसिव है। फिर ये बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन वो कंपनी के अफेयर से रिलेटेड है। फिर बताना पड़ेगा कि जो कंपनी है वेदर इट इज़ पार्टली टू द कमीशन ऑफ द एक्ट और एक्ट ऑफ ऑपरेशन। इन सारे पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए ही ऑपरेसिव कंडक्ट की कंप्लेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई अबाउट द एसेंशियल्स की। अब हम बात करेंगे उन पर्टिकुलर एक्ट्स की जिन्हें हम ऑपरेसिव एक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ एक्ट्स हैं जिनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने, जिनको हम ऑपरेसिव एक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहला है नॉट कॉलिंग अ जनरल मीटिंग एंड कीपिंग शेयर होल्डर्स इन डार्क। मतलब शेयर होल्डर्स के द्वारा कहने के बावजूद भी कंपनी की जनरल मीटिंग को कॉल नहीं किया जा रहा है और शेयर होल्डर्स को कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो ये एक्ट ऑपरेसिव एक्ट है। कंपनी का कोई भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के किसी भी अफेयर को कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये भी ऑपरेसिव एक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ थर्ड वन इज डिप्राइविंग अ मेंबर ऑफ द राइट टू डिविडेंड। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के डिविडेंड के राइट से उसको दूर रख रहे हैं, यानी कि उसको आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ऑपरेसिव एक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसमिशन अंडर विल, यानी कि आप ट्रांसमिशन को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, अगर आप मना कर रहे हैं कि हम भाई ट्रांसमिशन को रजिस्टर नहीं करेंगे, तो फिर ये भी आपका ऑपरेसिव एक्ट कहलाएगा। इसके साथ साथ इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स बेनिफिटिंग अ सेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, आपके द्वारा ऐसे शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं जो शेयर होल्डर्स के एक पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट पहुंचा रहा है, बाकी शेयर होल्डर्स का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो भी ये ऑपरेसिव एक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी अमंग मेंबर्स वे आर रिक्वायर्ड टू बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जब आप बिजनेस को नेशनलाइज लेवल पर ले जा रहे हैं तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आप फेल हो जाते हैं, जहां डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रॉपर्ली आर्टिकल में लिखा हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप
उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हो जाते हैं तो भी ये ऑपरेसिव एक्ट में काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई उन पर्टिकुलर एक्ट्स की जिन्हें हम ऑपरेसिव एक्ट्स में काउंट करते हैं। अब हम कुछ एक्ट्स की बात करेंगे विच आर हेल्ड एज नॉट ऑपरेसिव, यानी कि इनको समझा जाता है कि ऑपरेसिव हो सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल में ऑपरेसिव नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं वो एक्ट्स? सबसे पहला है एन अनवाइज, इनएफिशिएंट और केयरलेस कंडक्ट ऑफ अ डायरेक्टर, यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टर के द्वारा कोई भी ऐसा कंडक्ट किया जा रहा है जो अनवाइज है, इनएफिशिएंट है या केयरलेस है, तो ये आपका ऑपरेसिव एक्ट नहीं है। ये केयरलेसनेस है डायरेक्टर की, लेकिन इसको आप ऑपरेसिव एक्ट में नहीं काउंट कर सकते। दूसरा है इसके अंदर नॉन होल्डिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हो रही है, ये कंडीशन है, और उस कंपनी एक्ट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्टर्स मीटिंग को हेल्ड नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भी आपका ऑपरेसिव एक्ट नहीं है। तीसरा है इसके अंदर अगर कंपनी को लॉस हो रहा है और उस टाइम पर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, भाई जब प्रॉफिट हुआ था कंपनी को तब तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, लेकिन लॉस हो पाने की वजह से कंपनी अगर डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर पा रही है तो उस केस में ऑपरेसिव एक्ट में इसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर बिल्कुल ही डिविडेंड नहीं दे रही है तब तो वो ऑपरेसिव एक्ट कहा जाएगा, लेकिन अगर लॉस की कंडीशन में डिविडेंड नहीं पे कर रही है तो ये आपका ऑपरेसिव एक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द डिनायल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स टू अ शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर की बुक्स को इंस्पेक्ट करने से अगर आप मना कर रहे हो, शेयर होल्डर चाहता है कि वो कंपनी की बुक्स को इंस्पेक्ट करे, अगर इंस्पेक्ट करने से मना किया जा रहा है तो भी ये ऑपरेसिव एक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ डिटेल्स इन नोटिस ऑफ अ मीटिंग, कंपनी की मीटिंग में एक नोटिस भेजा गया और उसमें कुछ कमी रह गई, तो बाई मिस्टेक ऐसा हो सकता है, इसी वजह से इसको ऑपरेसिव एक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द नॉन मेंटेनेंस और नॉन फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे हो या प्रॉपर्ली फिल नहीं कर पा रहे हो तो ये भी आपका ऑपरेसिव एक्ट नहीं है। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के द्वारा जो शेयर्स रखे जा रहे हैं उनके वोटिंग राइट्स को अगर बढ़ाया जा रहा है तो ये भी ऑपरेसिव एक्ट नहीं होता है। So these all are the different acts which are held as not oppressive. Okay, thank you.